हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिजो स्टडी एंड वेलकम टू माय क्लास। आप सभी का स्वागत है बच्चों मेरे इस सेशन में। प्रीवियस क्लास में मैंने सारी थ्योरीज आपको बता दी, जो भी सॉल्ट एनालिसिस के रिलेटेड थ्योरीज हैं वो सारा चीज़ मैंने डिस्कस कर दिया। आज कुछ क्वेश्चंस मैंने और एक्स्ट्रा ले लिए जेई मेन एग्जाम पैटर्न के, कि अगर जेई मेन में क्वेश्चन आ जाते हैं तो किस पैटर्न के आएंगे और किस तरीके से आपको हिट करना है क्वेश्चन को, किस तरीके से आपको समझ के चीज़ों को देख के आगे बढ़ना है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है ब्राउन रिंग टेस्ट, पता है ना किसके लिए होता है? यस सर। कहता है ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर NO2 माइनस नाइट्राइट। ये नाइट्राइट किस में आता है जल्दी से बता दो, मैं तो बिल्कुल भूल गया हूं सर। ये जो नाइट्राइट है ये आपका एक्चुअली है कौन सा रेडिकल? एसिडिक रेडिकल है। कौन सा रेडिकल है? एसिडिक रेडिकल है। और ये किस में आता है बच्चों? क्लास ए में आ जाता है। क्लास ए के दो सब क्लास होते हैं, याद है? यस सर। एक होता है जिसको आपके बुक में लिख देते हैं ग्रुप 1 और इसको लिख देते हैं ग्रुप 2, याद है? एक किसके साथ ट्रीटमेंट होता है? डाइल्यूट एसिड के साथ, ग्रुप 1 वाले। और दूसरा किसके साथ होता है? कंसंट्रेटेड एसिड के साथ ट्रीटमेंट होता है। कोई प्रॉब्लम वाली बात है? और नाइट्राइट किस कैटेगरी में आता है बच्चा? सर ग्रुप 1 में आ जाता है। और नाइट्रेट किस में आ जाता है? ग्रुप 2 में। कोई प्रॉब्लम? और इस केस में क्या आ जाता है आपका? ब्राउन रिंग टेस्ट। तो कहता है ब्राउन रिंग टेस्ट कैन बी परफॉर्म बाय, देखो ये तुम देख चुके हो डाइल्यूट H2SO4, लेकिन डाइल्यूट HCl भी हो सकता है, एसिड कुछ भी ले सकते हैं, और CH3। ये तीनों में से कोई भी एक पे मत जाना, क्योंकि लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है एनी ऑफ वन ऑफ दिस। सो ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर ऑफ NO2 माइनस कैन बी परफॉर्म्ड बाय any one of this, any one of this। so इस क्वेश्चन के लिए सीधा सीधा तुम्हें पता है डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ब्राउन रिंग टेस्ट मैंने आपको बता दिया था, ब्राउन कलर का Fe कॉम्प्लेक्स आपका बनेगा, जिसके थ्रू हम बताते हैं बीच में होता है ना, बीच में एक ब्राउन कलर का छल्ला बनता, रिंग बनता हुआ आ जाएगा। तो उससे हम पता कर लेंगे कि जो कंपाउंड हमने लिया था वो क्या था, उसमें NO2 माइनस है। और ब्राउन रिंग क्यों बनता है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ Fe कॉम्प्लेक्स। यस, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वी विल से दैट इज डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 2। फोर्थ ग्रुप कैटायंस। अच्छा, फोर्थ ग्रुप कैटायंस आर नॉट प्रेसिपिटेटेड बाय डाइल्यूट HCl एंड H2S। कहता है कि जो फोर्थ ग्रुप है, अच्छा आपको पता है कैटायंस, कैटायंस मतलब कौन से रेडिकल? यस सर, कैटायंस मतलब हो जाते हैं बच्चों बेसिक रेडिकल्स होते हैं। बिल्कुल, जो ये बेसिक रेडिकल्स होते हैं इनको 7 ग्रुप में डिवाइड किया गया, याद करो, बताया था। यस सर, ग्रुप 1 से लेकर कहां तक? ग्रुप 7 तक। एम आई राइट? यस, फिर से मैं बोल रहा हूं, कहां तक? ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 7 तक इसको डिवाइड किया गया है। अब आपको पता है ग्रुप 2 के जितने भी आपके रेडिकल्स हैं वो भी क्या बनाते हैं? सल्फाइड बनाते हैं। ठीक है, और ग्रुप 4 के भी जो रेडिकल्स हैं आपके, वो भी आपके क्या बनाते हैं बच्चों? सल्फाइड का फॉर्मेशन करते हैं। कोई दिक्कत? जैसे ZNS, COS है ना, ये सब ग्रुप 4 के रेडिकल्स हैं। बिल्कुल, ये भी सल्फाइड बनाते हैं और ये भी सल्फाइड बनाते हैं। तो कहता है लेकिन फोर्थ ग्रुप के जो कैटायंस हैं ये जो होते हैं प्रेसिपिटेट नहीं बनाते, यानी पीपीटी का फॉर्मेशन नहीं करते। अच्छा, पीपीटी मतलब समझते हो? डिसॉल्व ना हो। जैसे सपोज करो यहां पे रिएक्शन प्रोसीड किया और नीचे ये इस तरह से बैठ गए, इस तरीके से। ठीक है, पीपीटी फॉर्मेशन डज नॉट टेक प्लेस। अगेन आई एम रिपीटिंग, पीपीटी फॉर्मेशन डज नॉट टेक प्लेस। तो कब पीपीटी फॉर्मेशन टेक प्लेस नहीं होता, बता सकते हो? यस सर, आप याद करो, मैंने आयनिक और केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ाया था KSP और KIP में रिलेशन। अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई हो तो आपको पता है कि पीपीटी फॉर्मेशन नहीं टेक प्लेस होगा।
Again, if the solubility product is high, that is the value of solubility product is greater than the value of KIP ionic product, तो इस केस में जो है PPT फॉर्मेशन टेक प्लेस नहीं करेगा। तीन रिलेशन बताया था, बिल्कुल, KSP is equal to KIP, then KSP is less than KIP और KSP is greater than KIP। कोई प्रॉब्लम? यस, नो सर। तो इसमें आपको कोई पूछे कि फोर्थ ग्रुप के कैटायन जो होते हैं प्रेसिपिटेट नहीं होते बाय डाइल्यूट HCl प्लस H2S, तो रीजन क्या बोलोगे? KSP ऑफ द सल्फाइड ऑफ फोर्थ ग्रुप कैटायंस आर वेरी हाई, इसलिए ये PPT नहीं बनाते। तो जो इसका आंसर होगा बच्चों वो बेस्ट एक्सप्लेनेशन होगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो याद रखना, ये जो सल्फाइड फॉर्मेशन है ग्रुप 2 और ग्रुप 2 तो सॉल्युबल हो, ग्रुप 2 PPT का फॉर्मेशन कर देते हैं, लेकिन ग्रुप 4 वाले जो है ना PPT का फॉर्मेशन नहीं करता। अच्छा, ग्रुप 2 के भी दो सब क्लास होते हैं, पता है ना, 2A और 2B। यस सर। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है अ टेस्ट ट्यूब कंटेन, एक आपके टेस्ट ट्यूब में है आपका क्या क्या, जल्दी से बता दो। PbNO3 हॉल ट्वाइस है, यानी इसमें आपका कौन सा आयन है? Pb2 प्लस आयन। उसके बाद आपका AgNO3 है आपका, इसमें कौन सा आयन है? Ag प्लस आयन है। देन ZnNO3 हॉल ट्वाइस है, इसमें कौन सा आयन है? Zn2 प्लस आयन है। तो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी प्रेसिपिटेटेड बाय Na2S, बोलता है बोलो इनमें से कौन जो है Na2S के साथ PPT बना देगा। ये बहुत सिंपल है, जब Na2S के साथ इस Pb2 प्लस को लगा देंगे तो आपको पता है PbS बनेगा, लेड सल्फाइड। उसके बाद इसके साथ क्या बनेगा बच्चों? Ag2S बनेगा, क्योंकि सिल्वर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। और Zn के साथ क्या बनेगा बच्चों? ZnS। देखो नॉर्मली जब आप बुक में पढ़ते हो तो सिर्फ ZnS के साथ ही Na2S का रिएक्शन आपको दिखता है और कह देते हैं कि सिर्फ यही PPT बनाएगा, लेकिन अगर आप डीप थोड़ा सा पढ़ोगे तो आपको पता है Na2S के साथ PbS का भी रिएक्शन होगा, Na2S के साथ Ag का भी रिएक्शन होगा। तो ये जो है इसका आंसर जो है आपका बी नहीं होगा, डी होगा। ऑल ऑफ दिस, सारे ही जो है PPT बना सकते हैं। फिर से बताऊं, अ टेस्ट ट्यूब कंटेन सॉल्यूशन ऑफ PbNO3 हॉल ट्वाइस AgNO3 ZnNO3, ये Zn छोटा सा हो जाएगा, ZnNO3 हॉल ट्वाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी प्रेसिपिटेटेड बाय Na2S। सो हमारा आंसर हो जाएगा सर ऑल ऑफ दिस। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन ही आएंगे, इसमें क्या हो, बार बार आप प्रैक्टिस करते रहो। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चनों पे, जितना ज़्यादा आपका कमांड और जितना ज़्यादा आपका होल्ड होगा वो आपके लिए क्या होगा, उतना ज़्यादा बेटर हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट। अच्छा, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन। अच्छा, तुरंत बच्चा यहाँ पे क्या होगा, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो तुरंत बच्चा कहता है, कंफ्यूज हो जाएगा। क्या भैया, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट है, PPT देखेगा नहीं, उससे लगेगा कि भैया ब्रिक रेड कलरेशन हो गया, ब्रिक रेड कलर, ऐसा उससे तुरंत समझ गया। अचानक से मैं भी अगर स्टूडेंट होऊंगा तो मेरे दिमाग में भी ये आएगा। और मुझे पता है कि Ca2+ जो फ्लेम कलर देता है वो जो होता है वो आपका क्या होता है बच्चों, ब्रिक रेड ही होता है। एम आई राइट? यस, ब्रिक रेड कलर। क्लियर टू यू? तो अब कहता है ब्रिक रेड PPT इज प्रोड्यूस्ड व्हेन, कब? अगर मैं सेकेंड ऑप्शन चेक करता हूं, AgNO3 को अगर मैं Na2CrO4 के साथ ट्रीटमेंट करता हूं तो बच्चों मेरा बन जाएगा Ag2CrO4, और ये आपका एक्चुअली में बच्चों ब्रिक रेड PPT है, ब्रिक रेड PPT है। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये आपका क्या है बच्चों, ब्रिक रेड PPT का फॉर्मेशन करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन पे भी गलती से भी मत जाना, रिएक्शन को देख लेना, क्या रिएक्शन का मोड है उसके अकॉर्डिंग ही जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो होगा ना बच्चों, वो बी इज द करेक्ट ऑप्शन।
कोई प्रॉब्लम नहीं सर। तो ऐसी चीज़ें अगर आपके पास आती है, ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके पास आते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना, चीज़ों को समझ लेना, बिना समझे आपके चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। चलो ठीक है। अच्छा एक चीज़ थोड़ा सा मैं आपको एक बार रिवीजन भी बता देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा आपके इसमें आ जाए। जो सॉल्ट एनालिसिस है वो एक बार मैं थोड़ा सा टेबल बना देता हूँ, क्योंकि आपके लिए अच्छा सा काम आ जाएगा। जो सॉल्ट एनालिसिस है उसमें दो चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, ये तो बोल चुका हूँ। उसके बाद इसमें एक्चुअली आपको ढूंढना है अननोन सॉल्ट के बारे में, ढूंढना है कि उसमें कौन सा सॉल्ट है, कैटायन के बारे में जानना है, एनायन। तो इसमें सॉल्ट एनालिसिस में मैंने आपको बता दिया था, आपको ढूंढना किसके बारे में है, बेसिक रेडिकल्स, और उसके बाद आपका किसके बारे में ढूंढना है, एसिडिक रेडिकल्स। कोई प्रॉब्लम, यानी जो अननोन सॉल्ट है उसमें एनायंस के बारे में आपको ढूंढना है, और आपको किसके बारे में ढूंढना है, कैटायंस के बारे में। बेसिक रेडिकल्स, कैटायंस, एसिडिक रेडिकल्स, एनायंस। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसमें कैटायंस को आपको याद रखना है किस कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ग्रुप 1, यस सर, ग्रुप 2, इसमें दो क्लास याद रखना, ग्रुप 2A से लेकर ग्रुप आपका 2B, दो क्लास में। और इसमें क्या लेते थे दोनों को सेपरेट करने के लिए, येलो अमोनियम सल्फाइड, यस सर, याद आया, बिल्कुल। ग्रुप उसके बाद आ जाएगा आपका 3, उसके बाद आ जाएगा ग्रुप 4, देन ग्रुप 4 में अभी मैंने बताया था Zn2+, Mn2+, देन आपका CO2+, Ni2+, ग्रुप 5, देन आपका आ जाएगा ग्रुप 6। ग्रुप 6 और ग्रुप 7 में तो ज़्यादा नहीं आता, ग्रुप 6 और ग्रुप 7 में एक ही रहते हैं। जैसे ग्रुप 7 में क्या होता है आपको बता दो, ग्रुप 7 में सर NH4+ ही है, और ग्रुप 6 में क्या होता है, Mg2+, यही तो है, बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात है। यहाँ तक कोई दिक्कत? ग्रुप 5 का जानते हो, बिस्मत आ जाता है, Ca आ जाता है, स्टॉर्टियम आ जाता है। ग्रुप 4 का मैंने आपको बता ही दिया है। चलिए अब आपका आता है, ये 7 कैटेगरीज में आपको डिवाइड किया गया। एसिडिक रेडिकल में आपको मैंने बताया था ये दो क्लास में जाएगा, एक हो जाएगा आपका क्लास A और एक हो जाएगा क्लास B। यानी इस केस में क्या बनता है, अगर एसिड के साथ ट्रीटमेंट करेंगे तो वॉलेटाइल कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, और इस जगह पे अगर ट्रीटमेंट करेंगे बच्चों तो हो जाएगा नॉन वॉलेटाइल कंपाउंड। क्लियर? यस, जो वॉलेटाइल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा और नॉन वॉलेटाइल कंपाउंड का। क्लास के दो इसमें सब क्लास हो जाएंगे, ग्रुप 1 और ये आपका हो जाएगा ग्रुप 2, ऐसा बुक में लिखा होगा। क्लास बी में आपका हो जाएगा ग्रुप 3, बस इन तीनों के बारे में ही बुक में बोलते हैं, बट एक्चुअली होता है ग्रुप 4 भी, अगर बुकिस के अकॉर्डिंग जाएं तो आपको पता है। याद करो ग्रुप 1 में क्या था, ग्रुप 1 में डाइल्यूट एसिड से ट्रीटमेंट होता था, और यहाँ पे क्या लेते थे, कंसंट्रेटेड एसिड के साथ, और इस जगह पे जितने आपके पीपीटी रिएक्शन थे यहीं आते थे, और इस जगह पे आपका क्या आता था, रिडॉक्स, जितने भी रिडॉक्स टाइटरेशन, रिडॉक्स रिएक्शन आपको दिखेंगे वो सब इसमें रेडिकल्स में। ग्रुप 1 में आपका क्या आता था, जल्दी बता दो, याद है थोड़ा बहुत? यस सर, ग्रुप 1 में हमने देखा था कार्बोनेट आते थे, बाय कार्बोनेट आते थे, देन सल्फाइड आता था, बाय सल्फाइड आता था, थायोसल्फेट आते थे, यही तो आते थे, बिल्कुल, NO2 माइनस, नाइट्राइट, क्लियर, एटसेट्रा। और ग्रुप 2 की अगर मैं बात करूं तो भैया क्लोराइड आता था, ब्रोमाइड, ठीक है, देन आयोडाइड, देन नाइट्राइट, देन ऑक्सलेट। कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। यहाँ पे तो आपके एसीटेट भी आते थे, बस बहुत सारे एग्जाम। ग्रुप 3 में क्या आ जाते थे, यहाँ आ जाता था आपका फ्लोराइड। कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। और ग्रुप 4 में जो आपका आता था, जैसे आपका Cr2O7 आ गया, MnO4 माइनस आ गया, देन CrO4 2 माइनस आ गया, जो रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट आपके करते थे। तो इस तरीके से हमने, इसमें सल्फेट भी आते थे ग्रुप 3 में, तो इस तरीके से मैंने कैटेगराइज किया था। तो एक्चुअली इन सब के बारे में ही जानना आपका क्या है, सॉल्ट एनालिसिस है। यह सब आपको मैंने एक बार बता चुका हूँ, फिर भी मैंने एक बार थोड़ा सा टेबुलेट कर दिया। चलो क्वेश्चन नंबर 4 का क्या बोला मैंने, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आपका पूछा जाता है स्टार्च आयोडेट टेस्ट ऑफ SO2 गैस।
अच्छा, स्टार्च आयोडेट टेस्ट, यानी ब्लू कलर दे देता है तो SO2 जो होता है, ठीक है, उसमें क्या दिखाएगा जल्दी बता दो। ये जो SO2 है ये आपका बन जाता है SO4 2 माइनस में, और ये IO3 माइनस बदल जाता है किसमें, I2 में। ठीक है, जो स्टार्च आयोडाइड टेस्ट है उसमें क्या हुआ, SO2 आपके किस में बदल गया, जल्दी से बता दो सर। SO2 बदल गया आपका SO4 2 माइनस में, और IO3 माइनस आपका बदल गया I2 में। तो अब आपका बोलता है इस टेस्ट में SO2 का क्या नेचर बताता है। अब आप देखो सल्फर यहाँ पे किस ऑक्सीडेशन स्टेट पे है बच्चों, +4, और यहाँ पे सल्फर किस ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, +6। कोई दिक्कत, यहाँ आयोडीन किस ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, +5, और यहाँ आयोडीन किस ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, 0। अब देखो +4 से +6 हुआ, यानी जो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इंक्रीज हुआ, एंड +5 से 0 हुआ, यानी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिक्रीज हुआ। एक बार डिक्रीज हुआ और एक बार क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। तो अगर इंक्रीज हो जाए तो आपको पता है, इंक्रीज मतलब इधर के एरो, मतलब कहने का मतलब सिंबल बताया मैंने। इंक्रीज हुआ तो याद रखना जो एजेंट है वो कैसा बिहेव करता है बच्चों, सर इट एक्ट एज एन रिड्यूसिंग एजेंट। कौन सा एजेंट जैसा बिहेव करेगा, इट एक्ट एज एन रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो स्टार्च आयोडाइड टेस्ट है SO2 गैस का इज बेस्ड ऑन द रिड्यूसिंग नेचर ऑफ SO2 के रिड्यूसिंग नेचर पे ये डिपेंड करता है। चलो रब कर दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या है, PS3 व्हेन पास्ड इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4। जब हम PS3 को पास करते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 पे, देन क्या होता है, लुक एट, वी हैव CuSO4 एक्वस सॉल्यूशन। PS3 क्या है, फॉस्फीन गैस है, तो सिंपल सा लॉजिक है, जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा Cu3P2। क्यों, क्योंकि कॉपर यहाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, और फास्फोरस यहाँ +3 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। वो नॉर्मल सा है, प्लस माइनस के पास चला गया तो आपका Cu3PO2 बना, यानी ब्लैक PPT का फॉर्मेशन हो गया। साथ में क्या बन गया बच्चों, H2SO4। So, what is the answer? PS3 when passed in aqueous solution of CuSO4, it produced black PPT of Cu3P2. That is, C is the correct option. Question number 6, we will say C is the correct option. क्या कोई प्रॉब्लम है, नहीं, बिल्कुल थ्योरी बेस्ड है, बिल्कुल थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन, कलर चेंजेस ये ध्यान रखोगे, यू विल गेट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है सल्फर डाइऑक्साइड में बी रिकॉग्नाइज्ड। सल्फर डाइऑक्साइड कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पंजेंट स्पेन और बर्निंग सल्फर, ठीक है, एबिलिटी टू टर्न डाइक्रोमेटिक, क्योंकि जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड है ये किस ऑक्सीडेशन स्टेट, +4, ये बढ़ भी सकता है, यानी जो ये बिहेव करता है ये रिड्यूसिंग एजेंट जैसा भी बिहेव कर सकता है, और ऑक्सीडाइजिंग, जनरली इसका बिहेवियर देखा जाता है कि रिड्यूसिंग एजेंट, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, लाइक आपका Cr2O7 2 माइनस, या MnO4 माइनस, या H2O2 तो बहुत ऑक्सीडाइजिंग है, रिड्यूसिंग एजेंट है, उनके साथ रिएक्शन करता है और कलर को चेंजेस करता है। तो इसमें पंजेंट स्पेल है, ये तो होगा। एबिलिटी टू टर्न डाइक्रोमेट पेपर ग्रीन, बिल्कुल, क्योंकि Cr2O7 2 माइनस SO2 के साथ ट्रीटमेंट होके बन जाएगा Cr3+, तो ग्रीन हो जाएगा, ये भी सही है। एबिलिटी टू डीकलराइज एसिडिफाइड KMnO4, जो इसका कलर है KMnO4 का वो डिसअपियर हो जाता है, क्योंकि जो KMnO4 है यानी जो Mn4 माइनस आयन है वो किस में बदल जाता है, Mn2+ आयन में, तो कलर डिकलराइज हो जाता है, ठीक है, डिकलराइज हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाए सल्फर, तो क्या होगा इसका आंसर, सर A भी सही है, B भी सही है और C भी सही है, तो फाइनल आंसर इज ऑल ऑफ दिस, ये D इज द करेक्ट ऑप्शन। रब कर दूं, बिल्कुल, तो ना A होगा, ना B, ना C, D इज द करेक्ट ऑप्शन। सो क्वेश्चन नंबर 7 वी विल से D इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो अब आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर D क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 पार्डन,
क्वेश्चन नंबर 8 क्या क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग अक्सर ऑल आर सॉल्यूबल इन NaOH। NaOH क्या बेस, अब ZNO क्या है, एम्पोथेरिक एसिड और बेस दोनों जैसा काम करता है। NaAlO2 ना सुने हो ना, बिल्कुल। Al2O3 फिर से क्या एम्पोथेरिक है, फिर से आपका जो है NaOH के साथ ट्रीटमेंट करेगा, यानी ये सब नॉर्मल रिएक्शन। SnO2 फिर से एम्पोथेरिक है, एसिड और बेस दोनों जैसा बिहेव करता है। इन दोनों ये तीनों जो है NaOH के साथ ट्रीटमेंट हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं Fe2O3 की बात कर लूं तो आपको पता है मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, इतना तो आप जानते हो। नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर। अब ये भी बेस है और NaOH भी बेस है, तो क्या रिएक्शन प्रोसीड करेगा, नहीं, तो ये सॉल्युबल नहीं होंगे। तो ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑल आर सॉल्युबल इन NaOH एक्सेप्ट Fe2O3। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है, जल्दी से बता दो सर। वी कैन नाउ रिकॉग्नाइज दैट इज C इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, C इज द करेक्ट ऑप्शन। Now let's move to the next one, 9th. Now what is given here, when CH2 layer containing both Br2 and I2, when CH2 layer containing both Br2 I2 is second with excess of Cl2 water, okay, the violet color due to I2 disappear, okay, जो violet color है I2 के जब disappear, and orange color due to bromine appears, यानी जो violet color है वो disappear हो जाता है और orange color appear होता है। The disappearance of violet color is due to the formation of, simple है, जल्दी से बता दो, due to the disappear, violet color क्यों disappear हो रहा है, क्योंकि HI आयोडिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है बच्चों, यानी IO3 माइनस, यही तो बदल जाता है तो वायलेट कलर अपीयर हो जाता है ना, तो IO3 माइनस, दैट इज वी विल से B इज द करेक्ट ऑप्शन। अगेन आई एम रिपीटिंग, क्वेश्चन नंबर 9, B इज द करेक्ट ऑप्शन। आ गया समझ में? बिल्कुल सर, ये सब घर पे प्रैक्टिस करो बहुत अच्छे तरीके से, मैं क्या बार बार इसमें बताता चला जाऊं, आप खुद अच्छे तरीके से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, अ सॉल्ट ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट HCl गिव अ पंजेंट स्मेलिंग गैस, बहुत अच्छा, एंड यानी SO2 बनने वाला है, एंड अ येलो PPT, अच्छा येलो PPT अगर बोला है, द सॉल्ट गिव ग्रीन फ्लेम व्हेन टेस्टेड, बहुत अच्छा, द सॉल्यूशन गिव्स येलो PPT और पोटेशियम क्रोमेट आल्सो। ये यार सिंपल सा लॉजिक है, आपको पता है BA जो होता है, याद करो मैंने बताया था, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ये ग्रीन फ्लेम के साथ जलता है, खत्म। और आपको पता है BA जब HCl के साथ ट्रीटमेंट होता है तो BaCl2 आपका क्या है बच्चा, येलो PPT है, बिल्कुल। और जब सॉल्यूशन को पोटेशियम क्रोमेट के साथ भी ट्रीटमेंट करेंगे तो भी येलो PPT बन जाएगा। तो भैया बार बार चेक करने की तो जरूरत ही नहीं है, तो ब्लू है, ये अलग कलर है, Ni तो ब्लैक आ जाएगा, अगर NiCl2, यस, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, BaH2O3। अगेन आई एम रिपीटिंग द आंसर हियर, दैट इज BaH2O3। कोई दिक्कत नहीं, तो कभी कभी क्या होता है, क्लू मिलता चला जाता है, बस हम मेमोरी है आपकी होनी चाहिए, मेमोरी में आपके ध्यान होना चाहिए कि सर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप एक बार क्लियर कर लो। चलो एक बार रिव्यू कर लेते हैं बच्चों सारे क्वेश्चंस को, कैसे हैं क्वेश्चन, क्या गलत तो नहीं कर दिया। क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो जाएगा, एनी वन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हो जाएगा, KSP ज्यादा है जिसके चलते प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट इसमें लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको मैंने बताया ऑल ऑफ दिस, ठीक। क्वेश्चन नंबर डी जल्दी बता दो, AgNO3, देखो अच्छे से देख लेना, ए ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 का बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्च आयोडेट टेस्ट ऑफ SO2 गैस इज बेस्ड ऑन रिड्यूसिंग नेचर, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या हो जाएगा, जल्दी बता दो, बनेगा क्या आपका ब्लैक PPT ऑफ Cu3P2, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 सल्फर डाइऑक्साइड क्या होगा, ऑल ऑफ दिस, सब कुछ इसमें होता है क्योंकि SO2 जो होता है रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या हो जाएगा, Fe2O3, बाकी जो तीनों हैं वो क्या एम्पोथेरिक ऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 9 HiO3, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, बी, BaH2O3। कोई दिक्कत बच्चों नहीं, इससे और भी क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करते चले जाओ, आपकी कमांड हो जाएगी थ्योरी पे। नेक्स्ट क्लास में जे एडवांस लेवल का मैं कुछ क्वेश्चन लेके आऊंगा, उसको भी बना के देखना, प्रैक्टिस आपको करनी है। अगर आपके पास और ज्यादा, मैं एक बार पूरा का पूरा थ्योरी पढ़ लो तब जाके क्वेश्चन बने, वो कहीं कहीं और भी मिसिंग होती है, पूरी थ्योरी तो हर बुक गैदर नहीं करता, तो जितना ज्यादा आप अलग अलग डिफरेंट बुक से गैदर कर सको करो,
इसमें से जेई एडवांस में क्वेश्चन जरूर आते हैं। एक क्वेश्चन बचाने का मतलब है बच्चों करीब के 10,000 रैंक आप सेव कर रहे हो, तो अच्छे तरीके से कर लो। तो चलो बच्चों, समय आ चुका है आपसे विदा लेने का। टाइम हैज कम, टाइम टू से बाय बाय, थैंक यू सो मच।